हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET 2021 होने वाला है 19 मार्च को। तो बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि सर वीडियोस बनाइए रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर वन के, कॉमर्स के और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो है मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लेके आइए। तो आज सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो मैं कॉमर्स वालों के लिए लेके आया हूँ और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एक 2015 का पेपर है और मैंने bhuonline.in BHU की वेबसाइट से मैंने ये जो है पेपर एक्सेस किया है। तो ये आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं और इसमें किस तरीके के कॉमर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज बहुत सारी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which we are uploading daily quizzes. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram channel is given in the description box. चलिए आ जाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पेपर के इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहले ये ऑफलाइन मोड का पेपर है, इसलिए आपको जो है ये दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं और आपको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें जो आपका पीजी का सिलेबस होगा वो कवर होगा, जो कॉमर्स में जिन्होंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया हुआ है। और जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो रिसर्च मेथडोलॉजी और इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक गलत क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो आपको बहुत सोच समझ करके जो है बनाना है, प्रिपरेशन करनी है अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस फ्लक्चुएशंस आर हैंडल्ड अंडर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राइस फ्लक्चुएशंस की जो प्रॉब्लम आती हैं ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग? दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग चैट सेक्शन में आंसर्स दे रहे होंगे इसका। जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से जो है इस वीडियो को देखें, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस जो है ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो एज द क्वेश्चन सेज प्राइस फ्लक्चुएशंस की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड, दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएशंस जो आ जाते हैं उनको कैसे हम हैंडल करें। तो प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड देयर prospective solutions are studied under inflation accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फोकस करते हैं कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है अकाउंटिंग में। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिंग अकाउंट्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर, शोइंग मोर लॉसेस टू अवॉइड इनकम टैक्स, शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विंडो ड्रेसिंग मीन्स साज सजावट के साथ अकाउंट्स को जो है बनाना, जिससे अकाउंट्स बहुत ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंट किए जा सकें, उसमें लॉसेस वगैरह कम दिखें और साथ ही साथ मोर प्रॉफिट्स नज़र आए, जिससे इन्वेस्टमेंट्स लोग करें हमारी कंपनी में। तो विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स की जाती है। इट इज़ एन अनएथिकल प्रैक्टिस दैट दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स फॉलो, और इनके पीछे के रीजंस आपके सामने है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रपोज डिविडेंड इज शोन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये बहुत इजी क्वेश्चंस तो नहीं है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। प्रपोज डिविडेंड जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो किस हेड के अंदर आता है? बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजंस, अदर लाइबिलिटीज या अदर असेट्स? सो प्रपोज डिविडेंड आता है ऑप्शन 2, प्रोविजंस के अंदर, है ना। प्रोविजंस जो है लाइबिलिटीज सेक्शन में आता है और उसके अंदर प्रपोज डिविडेंड हम
लिखते हैं। जो भी हम डिविडेंड प्रपोज करने वाले होते हैं, जो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको पहले हम प्रपोज करते हैं और एक प्रोविजन बना देते हैं उसको, फिर बाद में हम डिविडेंड जो है वो पे करते हैं। तो इसका आंसर है 2 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, caveat emptor means let the seller beware, let the buyer beware, let the agents beware and let the government beware। ये लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस जो चैप्टर है नेट जेआरएफ में, उसमें भी आता है ये कैवेट एम्प्टर, और एग्जाम में भी आ चुका है। कैवेट एम्प्टर मतलब क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, लेट द बायर बिवेयर। जो भी बायर है उसको सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ प्रोडक्ट को परचेज करना है ना। खुद ही उसको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ वो सेलर के ऊपर रिलाय ना करे। ही शुड बी अवेयर बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो केविट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बिवेयर। Mixed economy means coexistence of industry and agriculture, coexistence of cottage industry and large industry, coexistence of public and private sector, या coexistence of industry and service sector। मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है? हमारी इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी का एग्जाम्पल है। इजी क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं ये सब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जो गवर्नमेंट का भी एक ओनरशिप रहती है कुछ चीज़ों में, और प्राइवेट सेक्टर की भी जो है कुछ चीज़ों में ओनरशिप रहती है। तो दोनों का एक मिक्सचर होता है, दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है ये जो है मीनिंग है मिक्स्ड इकॉनमी का। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो, फिक्स्ड असेट्स या फिर क्लोजिंग स्टॉक। इजी क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसमें हम कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लोज के बारे में पढ़ते हैं। 3 एक्टिविटीज़ हम जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टैगफ्लेशन मीन्स, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? स्टैगफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, डिफ्लेशन विद स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन विद एक्सपेंशन या डिफ्लेशन विद एक्सपेंशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन। होता क्या है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसे आप इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है राइजिंग प्राइजेज होते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन को मिला करके स्टैगफ्लेशन बना है, आपको पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन में ही आगे इंपॉर्टेंट भी है, स्टैगफ्लेशन में जो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होता है, हर एक जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं, तो कंबाइंडली हम इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेमेडी फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन? प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, सबडिविजन ऑफ शेयर्स या इंक्रीजिंग द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओवर कैपिटलाइजेशन से बचने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज होती है? पहले तो ओवर कैपिटलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डेट्स इन कंपेयर टू योर असेट्स, तो वो होता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। जब आपके डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं असेट्स के कंपेरेटिवली, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल आपने इनकॉर्पोरेट कर ली, बट यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड। तो इसका बता दूं मैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। इसमें हम कोशिश करते हैं कि शेयर्स की जो वैल्यू है उसको कम करें हम। कम करने से क्या होगा, जैसे ही शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है रेवेन्यू आएगा, और उस रेवेन्यू से हम फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना। हमारा जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत इनएप्रोप्रिएट हो चुका है, उस पर कोई उसको देख करके कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता। तो ओवर कैपिटलाइजेशन जो है इसमें मैंने बताया आपको कि हम सब डिवाइड करते हैं शेयर्स को, और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जैसे ही हमने रीऑर्गेनाइज किया शेयर कैपिटल को,
सब डिवीजन करना मतलब रीऑर्गेनाइज करना। जैसे हम रीऑर्गेनाइज करते हैं और जो अमाउंट होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल करके जो अमाउंट आता है, दैट अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस असेट्स एंड अदर ओवर वैल्यूड असेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, सब डिविजन ऑफ शेयर्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी डन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिफाइनिंग क्लियरली द टास्क टू बी परफॉर्म्ड या डिवीजन ऑफ वर्क। हिंदी में भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के डैश के बिना नहीं किया जा सकता। अधिकारों की विकेंद्रीकरण, अधिकारों के अंतरण और बाकी सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे जो मैनेजमेंट हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो वो उसको अचीवमेंट के लिए काम करेंगे। और ये दिया किसने था मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव? पीटर ट्रकर ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिफाइनिंग क्लियरली द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। पहले आप टास्क जो परफॉर्म करने वाले वो क्लियरली आप बताओगे, तभी जो है सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वो उसको अचीव करने में लग जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन propounded बाय। सिंपल क्वेश्चन है ये, डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी होती है वो किसने propound की है? इसका आंसर है हर्बर्ट ए साइमन। इसमें ये बताया गया है कि अगर डिसीजंस को प्रॉपरली और टाइमली नहीं लिया गया तो वो जो है ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव हम नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये बताया गया है डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें जो डिसीजन मेकिंग है वो टाइमली और प्रॉपरली करनी चाहिए। अगर हमने टाइमली प्रॉपरली नहीं की तो वी आर गोइंग टू स्पॉइल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये बताया गया डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि दिया है हर्बर्ट ए साइमन ने। नेक्स्ट 11th नंबर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड फॉर। कैपिटलाइजेशन वर्ड किस लिए यूज होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज या ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ अमाउंट नीडेड in order to start a business is what you call capitalization. There is a difference between capitalization and capital structure. कैपिटलाइजेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कितना हमें रिक्वायर्ड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कौन कौन से सोर्सेज से हम वो अमाउंट लेने वाले हैं, दैट इज यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर इज। तो इसका आंसर 4 है, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। हर जगह कैपिटल लगती है, इसलिए पार्टनरशिप में भी कैपिटलाइजेशन का यूज होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और जॉइंट स्टॉक कंपनीज में भी कैपिटलाइजेशन का यूज होगा। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पर हम जो है एक साथ नहीं करेंगे, हम इसको सीक्वेंसेस में लेके आएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आप लोग को भी अपना असेसमेंट पता हो सके। वाटर्ड कैपिटल मीन्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेट जेआरएफ में भी आ चुका है। वाटर्ड कैपिटल, वाटर्ड कैपिटल क्या होता है? Watered capital means option 4 is the correct answer, part of the capital not represented by assets. ओवर कैपिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं है और एक्सेसिव कैपिटल भी नहीं है। ये क्या है वाटर्ड कैपिटल? वाटर्ड कैपिटल मतलब होता है कि यू आर कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेज, अ कंपनी इज कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेज, जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो इरोड होती जा रही है ना। आपके पास इतनी लॉसेज हो रहे हैं आपकी कंपनी में कि आपकी जो कैपिटल वो ख़त्म होती जा रही है, इरोड होती जा रही है, तो ये कहलाता है, आपको कह सकते हो आप वाटर्ड कैपिटल। सो 4th इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाटर्ड कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ कैपिटल नॉट रिप्रेजेंटेड बाई असेट्स। इसको वाटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो आपके आप कह सकते हो कैपिटल होती है, पार्ट ऑफ कैपिटल होती है, वो असेट्स द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है ना। मतलब जो पार्ट ऑफ कैपिटल है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स। हम सब जानते हैं कि जो भी कैपिटल है उससे हम असेट्स परचेज करते हैं, पर वो कैपिटल जो है वो
ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज आपकी वो कैपिटल है वो असेट्स कन्वर्ट ना होकर के इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लॉसेस, it has become useless, and water is considered as a useless because it is abundantly available everywhere. इसलिए इसका आंसर जो है ये वाटर्ड कैपिटल का, कि ऐसी कैपिटल जो कि असेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाती वो खत्म हो गई बिकॉज अंटिन्यूसली लॉसेस हुए हैं बिजनेस को. सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें 24 हैं. ऐसे में आपकी प्रिपरेशन करवाता रहूँगा, बहुत से बच्चों की डिमांड